राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। रागिनी अपने कमरे में सो रही थी। किचन से आवाज सुनकर किचन में आई तो देखा कि उसकी सासू माँ किचन में रखे हुए डिब्बे को खोलकर उसमें से नमकीन निकाल रही थी। रागिनी गुस्से से नमकीन निकालने का प्लेट छुड़ा ली और अपनी सास को हाथ पकड़कर किचन से बाहर निकाल दिया। बुढ़िया, जब देखो तेरा मुंह चलता रहता है। तेरी यह दोनों बेटियां पूरा दिन खाती रहती हैं। तुझे लगा क्या कि मैं सो गई हूँ? तो तू यहाँ से प्लेट भरकर नमकीन लेकर जाएगी और अपनी दोनों बेटियों को बैठकर खिलाएगी। नहीं बहू, मेरे दोनों बेटियां तो सुबह से लेकर शाम तक घर का काम करती हैं और तू उन्हें अपने मन से ही खाना देती है। बहू, आज तूने मेरी छोटी बेटी गौरी को खाने में सब्जी नहीं दिया था। उसे भूख लग रही थी। वह कब से कह रही है, माँ मुझे कुछ खाना दे दो। मैं किचन में आई देखी तो कुछ नहीं, इसीलिए मैंने उसके लिए थोड़ा सा नमकीन देने को निकाल रही थी। मुझसे बात जवाब करती है बुढ़िया। अब तेरी बेटियों के मुंह नमकीन लग गई है। रागिनी किचन में ताला बंद कर चाबी अपने कमरे में लेकर चली गई और माँ अपने कमरे में जाकर यह सोचने लगी कि आज पंकज आए तो उससे बात करूंगी। इंतजार करते करते जब शाम को पंकज आया तो माँ ने पंकज से कहा, बेटा तेरी पत्नी मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। बेटा, तुम मुझसे गांव से यही कहकर लाया था कि माँ तुम गांव का घर बेचकर मुझे पैसे दे दो और मेरे साथ शहर में चलो। इतना बड़ा घर है, मैं अपनी दोनों बहनों को शहर में ले जाकर पढ़ा लिखा कर अच्छी परवरिश दूंगा। नहीं तो बेटा, तेरे पिता के मरने के बाद मैं अपने गांव में ही रहकर अपनी दोनों बेटियों को संभाल लेती। यहाँ मुझे आने की क्या जरूरत थी? तूने तो अच्छी परवरिश देकर कहा था, लेकिन यहाँ तेरी पत्नी ने मुझे और मेरे दोनों बेटियों को नौकर बना दिया है। पंकज अपनी माँ की बात सुनकर गुस्से से बैग पटका और कहने लगा, माँ जब से तुम तीनों यहाँ आई हो हमारा जीना हराम कर दी हो। एक तो तुम तीनों का खर्चा शहर में हमसे उठाया नहीं जाता, ऊपर से तुम तीनों की कुछ न कुछ रोज की कंप्लेन रहती है। अब तक रागिनी भी बाहर आकर कहने लगी, पंकज अब बहुत हो गया है। कभी तुम्हारी माँ कभी तुम्हारी दोनों बहनें किचन से कुछ न कुछ निकाल कर खाती रहती हैं। यदि घर में कोई मेहमान आ जाए तो उनको नाश्ता देने के लिए भी नहीं बचता। इन तीनों गवारों को तुम यहाँ से ले जाकर गांव में छोड़कर आओ। अब मैं इन्हें नहीं रखना चाहती। कभी मेरी सहेलियां भी आ जाए तो इन तीनों गवार की वजह से मुझे बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। एक तुम्हारी माँ अकेले होती तो चलो मैं कह भी देती कि यह नौकरानी है, लेकिन यह तीन तीन, यह जब कोई आता है तो उसी टाइम पर बाहर निकल कर आ जाती हैं। मैंने इन्हें कितनी बार कहा कि जब मेरी सहेलियां आया करे तो तुम लोग कमरे से बाहर मत निकलो। माँ जी ने कहा, बहू हम तो वैसे भी तुम्हारी सहेलियों के आने के बाद कमरे में बंद हो जाते हैं और तुमने तो मुझे एक पीछे का कमरा दे रखा है। घर का सारा काम पूरा दिन करने के बाद हम तीनों माँ बेटी उसी कमरे में बंद रहती हैं। कब तुम्हारी सहेलियों के सामने मेरी बेटी निकली है? रागिनी ने पंकज की तरफ देखते हुए कहा, पंकज मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम अपनी दोनों बहन अपनी माँ को जहाँ चाहो वहां ले जाकर रखो। मैं अपने इस घर में नहीं रहने दूंगी। रागिनी इस तरह से कहकर पैर पटकते हुए कमरे में चली गई और पंकज अपनी पत्नी को जाता हुआ देखने लगा। पंकज तो अपनी पत्नी का गुलाम था। जब वह शहर में नौकरी करने आया था तो उसके पास क्या था? कुछ नहीं। कंपनी में काम करता, अपने एक दोस्त के साथ उसी के कमरे में सो जाता। फिर उसकी मुलाकात हुई रागिनी से। उस समय पर पंकज को नहीं पता था कि रागिनी इस कंपनी के मालिक की बेटी है। रागिनी भी आया करती थी कंपनी में। रागिनी को देखते ही पंकज दीवाना हो गया था। रागिनी चली जा रही थी, लेकिन गलती से रागिनी के हाथ की रिंग पंकज के सामने ही गिर गई। रागिनी ने ध्यान नहीं दिया और पंकज उसकी रिंग उठाकर उसके पीछे पीछे दौड़ता गया। रागिनी उसकी आवाज नहीं सुनी तो पंकज उसके ऑफिस तक गया और फिर उसके पीछे पीछे उसकी कैबिन में जाकर कहने लगा, मैडम
यह आपकी रिंग कब से आपको आवाज दे रहा था। आप कार से उतरी उसी टाइम पर गिर गई। रागिनी उसकी ईमानदारी, उसके सरल स्वभाव को देखकर उसे एक वर्कर से मैनेजर बना दिया। पढ़ा लिखा भी था पंकज। उसे मैनेजर की नौकरी मिलते ही उसके पैरों में पंख लग गए। वह बहुत खुश था। वह दिल ही दिल में रागिनी को पसंद करने लगा था। अब रागिनी और पंकज की मुलाकात होती रहती थी। रागिनी पंकज को अपने आप कंपनी का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति समझने लगी थी। वही पंकज रागिनी की नजरों में खरा उतरने की पूरी कोशिश करता। कभी कभी पंकज रागिनी के कार में बैठकर उसके साथ उसके घर तक भी जाता था। फिर दोनों होटल में धीरे धीरे दोनों की बातें मुलाकातें बढ़ी। दोनों के बीच प्यार हुआ और फिर शादी। शादी के बाद तो रागिनी पंकज को अपने घर में रखने लगी थी। जब रागिनी को पता चला कि पंकज के गांव में जमीन जगह कुछ ज्यादा ही है और पंकज के पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं, तो रागिनी ने कहा, पंकज तुम अपने गांव की सारी प्रॉपर्टी बेचकर यहाँ अपना खुद का मकान ले लो। मेरे पिताजी के पास भले ही सब कुछ है, लेकिन मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरे पिताजी के घर पर ही रहो। मेरी सहेलियों की नजरों में मुझे गिरना पसंद नहीं है। मकान बनवाने में मैं भी तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। पंकज को यह बात पसंद आई। उसने अपनी माँ को समझा बुझाकर गांव की सारी जमीन बिचवा दिया। पंकज के पिताजी एक जमाने में किसान हुआ करते थे। अच्छी खासी जमीन थी। जमीन बेचकर जो पैसे मिले तो उसमें रागिनी ने भी अपने पैसे लगाकर एक बहुत बड़ा मकान ले लिया। जमीन बिक जाने की वजह से माँ अपनी दोनों बेटी नीलू और गौरी को लेकर बेटे के साथ रहने आई, क्योंकि पंकज की दो बहनें भी थी जिनकी अभी शादी नहीं हुई थी। पंकज ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम मेरे साथ रहोगी, नीलू और गौरी मेरे साथ पढ़े लिखेंगी, उन्हें अच्छी परवरिश दूंगी। लेकिन जब यहाँ आई तो रागिनी को दोनों नंदे गवार, अनपढ़ और देहाती लगने लगी थी। उसे अपने स्टेटस के बराबर वह नहीं दिखती थी। उन्हें अपने घर में रखना उसे पसंद नहीं था। इसीलिए वह बार बार उन्हें घर से निकालने की कुछ न कुछ तरकीब सोचती रहती थी और पंकज से कहती कि मेरे स्टेटस के बराबर नहीं है। आज जब पंकज को यह लगा कि यदि रागिनी मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मेरी नौकरी, मेरा घर, सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। अब पंकज को ऐसा आराम और एक लग्जरी जिंदगी जीने की आदत हो गई थी। वह फिर से लौटकर गरीबी की दुनिया में नहीं जाना चाहता था। जिस मकान को पंकज ने खरीदा था वह मकान भी रागिनी के नाम पर था, क्योंकि आधे पैसे रागिनी ने अपने लगाए हुए थे। इसीलिए पंकज अपनी माँ से कहता है, माँ तुम मुझे परेशान मत करो, अब तुम गांव में चली जाओ, वहीं ले जाकर अपनी दोनों बेटियों को वहीं रहो। माँ ने कहा, बेटा गांव में मैं किसके घर में जाकर रहूंगा। पंकज ने कह दिया, गांव में किसी से एक कमरा मकान मांग लेना और वहीं रहना। भैया की ऐसी बातें सुनकर नीलू से बर्दाश्त नहीं हुआ। वह सामने आकर बोली, वाह भैया वाह, पहले तो आपने पिताजी की सारी जमीन बिचवा दिया, अब हमें गांव जाने को कह रहे हो। हम किसके घर जाकर रहेंगे। आप तो भाभी के चक्कर में आकर हम लोगों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। रागिनी को गुस्सा आया। खबरदार, अगर तुमने अपने भाई से बात जुबान लड़ाने की कोशिश की। आगे बढ़कर वह नीलू के गाल में एक थप्पड़ मार दिया और पंकज देखता रह गया। नीलू अपने गालों पे हाथ रखकर रोने लगी। माँ जी गुस्से से बहू की तरफ देखकर कहती है, बहू तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की। हम माता पिता ने कभी अपनी बेटियों पर हाथ नहीं उठाया। इस पंकज को हमने फूल की तरह पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन आज आज तू मेरी बेटी पर हाथ उठा रही है। मैं तेरा घर छोड़कर तो चली जाऊंगी, लेकिन तू ये समझ ले, एक माँ की दिल की आह है, तू कभी सुखी नहीं रहेगी। जिस तरह से तू आज मेरी बेटियों को रुला रही है, मुझे टुकड़ों के लिए तरसा रही है। मेरा दिल कहता है कि मेरी बेटियां एक दिन तेरी बराबरी पर खड़ी होंगी और तू मेरे बेटियों के सामने सर झुकाएगी। रागिनी अब गुस्से से बोली, अरे चल बुढ़िया जा, तेरी यह बेटियां
इन्हें आता ही क्या है झाड़ू पोछा करना। ले जा, कहीं किसी के घर में झाड़ू पोछा करने को लगा दे। कम से कम बचा कुचा खाना तो मिल जाएगा और मेरा पीछा छोड़। यह कह वह अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे उसका पति पंकज भी चला गया। माँ अपने कमरे में जाकर अपना सारा सामान इकट्ठा करने लगी। दोनों बेटियां सुसक सुसक कर रो रही थी। वहीं माँ जी भी अपनी आंचल से अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए अपनी बेटियों को घर से लेकर जाने का इरादा बना चुकी थी। सुबह होते ही माँ जी नीलू और गौरी को लेकर घर से निकल चली। तीनों चलते चलते शहर से दूर गांव पहुंच चुके थे, लेकिन अभी तक उनको कोई ठिकाना नजर नहीं आ रहा था कि आखिर वह जाए तो जाए कहाँ। माँ जी एक पेड़ के नीचे अपनी दोनों बेटियों को लेकर बैठ जाती हैं। अब गौरी को भूख और प्यास लग रही थी। गौरी पेड़ के पास बैठते ही रोने लगी। माँ, हम कहाँ जाएंगे? क्या हम इसी पेड़ के नीचे हमेशा रहेंगे? हम खाएंगे क्या माँ? माँ ने कहा, बेटी, भगवान ने दुख दिया है तो हमेशा यही समय नहीं रहेगा। रो मत, समय बदलता है। हम कुछ न कुछ व्यवस्था जरूर करेंगे। नीलू समझदार थी। वह अपनी माँ और बहन को समझाते हुए कहने लगी, माँ, हम मेहनत करेंगे, भूखे नहीं मरेंगे। बस यह समय भी बहुत ही जल्दी कट जाएगा। उन तीनों को मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दी तो माँ जी ने कहा, चलो मंदिर की तरफ चलते हैं। वहां पर कुछ प्रसाद मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा तो हमें कुछ आराम मिलेगा। तीनों मंदिर की तरफ चलने लगे। मंदिर पहुंचकर देखा कि मंदिर में भंडारा चल रहा था। माँ जी को भरोसा हो गया कि यह सब भगवान की कृपा है, वरना अचानक से यूं मंदिर में भंडारा मिल जाए। वह बहुत प्रसन्न हुई। दोनों हाथ जोड़कर ऊपर की तरफ प्रार्थना करते हुए कहने लगी, भगवान, तुमने आज बहुत बड़ा साथ दिया है। दोनों बेटी और माँ ने पेट भर भंडारे में भोजन खाया और फिर कुछ यह कहकर मांग लिया कि हमें दूसरे दिन के लिए दे दो। भंडारे वाले व्यक्ति ने उन्हें ढेर सारी पूड़ियां दे दी। इतना उन्होंने रख लिया कि दोनों बेटी और माँ के लिए 2 दिनों तक खाने की पूड़ियां इकट्ठी हो गई थी। वह तीनों एक जगह बैठकर अब यह सोचने लगी थी कि आखिर हमें करना क्या चाहिए, हम कहाँ जाएं। यही तीनों सोच रही थी कि नीलू ने अपने कान में पहनी हुई बालियां निकालकर कहने लगी, माँ, हमें कुछ करने के लिए पैसा चाहिए। उसके लिए हम पैसा कहाँ से लाएं? लो, मेरे कान में यह बाली है, इसे बेचकर कुछ व्यवस्था कर लो माँ। कब तक मंदिर में इस तरह से हमें प्रसाद के सहारे गुजारा करना पड़ेगा। माँ चाहती तो नहीं थी बेटी के कान की बाली बेचना। उसे वह दिन याद आ गया जब नीलू के पापा जिंदा थे तो उन्होंने बड़े प्यार से लाकर नीलू को बालियां पहनाई थी। फिर जब गौरी जन्म ली तो उस समय पर आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि उसके पिता उसे कुछ दे पाए। आज वही बाली उन्हें बेचना पड़ रहा था। नीलू ने कहा, माँ, यहाँ कोई सोने की दुकान, ज्वेलरी नहीं दिख रही है कि हम इसे बेच दें। माँ, हम इसे कैसे बेचे? कहाँ से इसके बदले में पैसे मिले? तभी उन्हें वहां पर एक आकर कार रुकती हुई दिखाई दी। कार से एक पति पत्नी का जोड़ा जो काफी अमीर लग रहा था उतरकर मंदिर की तरफ आने लगे। माँ उनकी तरफ देखती रह गई। उन लोगों ने पूजा किया और फिर जब आधे घंटे के बाद जाने लगे तो माँ दोनों बेटियों को लाकर उनके सामने खड़ी हो हाथ जोड़ने लगी। बहन जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो वह औरत कहने लगी, हाँ कहिए, क्या काम है? तो माँ जी ने कहा, यह हमारी सोने की बालियां हमारी बेटी नीलू की है। हम बहुत बुरी स्थिति में हैं। इसके बदले आप जो उचित चाहे हमें पैसा दे दीजिए। यह सोने की बालियां हैं, आप इसे कहीं से भी चेक करवा लीजिए। बाली उनके हाथ में रख दी माँ जी ने। तो वह भली औरत बाली को हाथ में देखते ही कहने लगी, माँ जी, यह पुराना खरा सोना है, देखकर ही मालूम पड़ता है, चेक करवाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी खुद ही बहुत बड़ी सोने चांदी की दुकानें हैं,
एक नहीं, 5-5 हमारी ज्वेलरी की दुकानें हैं। माँ जी, आप इन्हें बेचना क्यों चाहती हैं? आखिर कितना पालेंगी आप इसे बेचकर? तो माँ ने कहा, बेटा, इसे बेचकर हम कुछ काम शुरू करेंगे और अपनी बेटियों और अपना गुजारा करेंगे। यह सुनकर उस औरत ने कहा, वैसे कोई दूसरा होता तो रास्ते में हम ऐसे सोना नहीं लेते, लेकिन आप तीनों की हालात देखकर हमें लग रहा है कि आप समय से बहुत परेशान हैं, किस्मत के मारे हैं, इसीलिए हम आपको इसे 25,000 रुपए दे रहे हैं। यह कहकर वह अपने पर्स में से 25,000 रुपए निकाली और माँ को दे दिया। 25,000 रुपए लेकर नीलू, गौरी और माँ शहर पहुंच जाते हैं और वहां से एक ठेला और सब्जियां लाकर वही मंदिर के आसपास बेचने लगते हैं। एक दिन सब्जी बेच रही थी, तभी उनकी बहू और बेटा उसी मंदिर में जाते हैं। अपनी सास और नंदों को सब्जी बेचता हुआ देख रागनी जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगती है और पंकज से कहती है कि देखो, तुम्हारी माँ जो हमें धमकी देकर आई थी कि एक दिन हमारी बराबरी करके रहेगी, देख लो, सब्जी बेचकर वह हमारी बराबरी करेगी। अरे मैं इतने बड़े कंपनी के मालिक की बेटी हूँ और यह कहाँ सब्जी बेचकर कंपनी खड़ी करेगी। पंकज भी अपनी पत्नी की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, अरे यार छोड़ो ना, अब वह घर छोड़कर आ गए, सब्जी बेचे या आटा बेचे, हमें इससे क्या लेना देना। लेकिन रागिनी के मन को शांति नहीं मिली। वह नजदीक आकर कहती है, ए बुढ़िया, तुझे यही मंदिर मिला था सब्जी बेचने को? इस मंदिर के आसपास मैं कभी कभी आती रहती हूँ। तू यहाँ से अपनी सब्जी और फल का ठेला उठा, कहीं और जा। किसी को पता चल गया तो हमारी कितनी बड़ी बदनामी होगी। माँ ने कहा, बहू, भगवान से डर, यह मंदिर है, मंदिर के पास आकर तो पाप मत कर। तू यहाँ देख, देवी माँ के दर्शन के लिए आई है और एक बूढ़ी माँ के ऊपर अत्याचार कर रही है। अब तो मैं तेरा घर बार छोड़कर अपने बेटियों के साथ यहाँ मंदिर के आसपास फल और सब्जियां बेच रही हूँ, तो तू मुझे यहाँ से भी भगाना चाहती है? डर बहू डर, भगवान के कहर से डर, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। यह कहकर माँ अपना ठेला और दोनों बेटियों को लेकर थोड़ी दूर पर चली गई। रागिनी मुंह बिचकाते हुए ऊंची हील की सैंडल पहनकर खटपिट करती हुई मंदिर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। एक दिन उसी मंदिर के पास फिर से वही पति पत्नी का जोड़ा आया, जिन्होंने उनकी बाली खरीद कर उन्हें पैसा दिया था। सब्जियों का ठेला देखकर वह माँ और नीलू गौरी के पास पहुंच गई और कहने लगी, अरे वाह, तुम लोगों ने तो बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां और फल लगाकर रखा है, बहुत अच्छे ताजे फल हैं। तो माँ ने कहा, बेटी, यह सब आपकी कृपा है। यदि उस दिन आप हमारी बेटी की बाली नहीं खरीदती तो हम यह सब कैसे कर पाते। आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपको तो हम फल और सब्जियां फ्री में देंगे, आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे। बताइए आपको क्या चाहिए? वह औरत कहने लगी, नहीं माँ जी, हमें फ्री में फल और सब्जियां नहीं चाहिए। फिलहाल हम तो आपको देखकर मिलने आ गए। हम आपसे कुछ बात भी करना चाहते हैं। आपकी ईमानदारी और सच्चाई और मेहनत को देखकर हम आपसे बहुत प्रभावित हुए हैं। हम यह चाहते हैं कि आप हमारे घर पर चलकर रहें। हमारा बहुत बड़ा घर है। आपकी यह दो जवान बेटियां इस तरह से मंदिर के पास रहना, इधर उधर घूमना अच्छी बात नहीं है। आप इनकी रक्षा कब तक करती रहेंगी? इस तरह से खुले माहौल में, हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में आजकल कैसे कैसे लोग नजर लगाकर बैठे हैं। माँ जी, बुरा मत मानिए मेरी बातों को, जो मैं कह रही हूँ गहराई से सोचिए। माँ जी को तो पहले ही पता था कि मेरी दो जवान बेटियां, आखिर मैं कब तक इस तरह से इन्हें लेकर भटकती रहूंगी। वह उनकी बात मान ली। उन्हें लगा कि हमें रहने को घर और काम करने को मजदूरी मिल जाएगी।
इसीलिए वह तीनों तैयार हो गई। और फिर दूसरे दिन वह औरत उन तीनों को ले गई अपने घर। उनका घर देखा तो बहुत बड़ा महल था। घर में जाते ही वह औरत ने उनसे कहा, माँ जी, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। इस घर में आपने बहुत कुछ देखा, नौकर चाकर, काम करने वाले कई लोगों को, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं है। तो मैं आपसे यही चाहूंगी कि ईमानदारी और अपनेपन से यदि आप हमारे साथ रहेंगी तो हम आपको नौकर नहीं अपना समझकर रखेंगे। माँ जी को यह बात उनके दिल को छू गई। वह कहने लगी, बेटी, हमसे जितना हो सकेगा हम पूरी ईमानदारी के साथ आपके घर में रहकर आपका काम करेंगे। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। एक कमरा उन्होंने नीलू, गौरी और माँ के लिए दे दिया। वह काफी बड़ा और सारी सुविधाओं से उपलब्ध था। माँ, नीलू और गौरी तीनों घर के पूरा दिन काम करती। रसोई में, किचन में सब कुछ संभाल लिया था, क्योंकि उनका रसोइया अभी अभी काम छोड़कर चला गया था। एक दिन घर के सारे काम खत्म करने के बाद नीलू और गौरी कुछ किताबें लेकर पढ़ने बैठी थी कि मालकिन उनके कमरे में पहुंच गई। उन्हें देखकर नीलू अपनी किताबें छुपाते हुए कहने लगी, जी मालकिन जी, कहिए, कुछ काम है क्या? तो मालकिन ने कहा, नहीं, तुम दोनों पढ़ रही हो क्या? जी मालकिन, हमें पढ़ने का बहुत शौक था। हम गांव में थे तो स्कूल जाया करते थे। मैं 12वीं कक्षा में थी और यह मेरी छोटी बहन गौरी 11वीं में थी। लेकिन मेरे भैया और भाभी ने मुझे यह कहकर शहर लाए कि हम दोनों बहनों को पढ़ाएंगे। सारी बात बताना शुरू कर दिया कि हमारा घर बिचवा दिया और फिर हमें शहर में लाकर नौकरों की तरह रख दिया। भाभी हम दोनों को हमेशा हाथ उठाया करती थी, छोटी छोटी बातों पर माँ से झगड़ा करती। और फिर एक दिन हम लोगों को घर से निकाल दिया। फिर आपसे मंदिर में मुलाकात हुई। यह सुनकर मालकिन की आंखों में आंसू आ गए। किस तरह से एक बेटे ने पत्नी के चक्कर में पड़कर अपनी माँ और दो जवान बेटियों को घर से बेघर कर दिया और शहर में लाकर रोड में भटकने के लिए छोड़ दिया। उसे जरा भी ख्याल नहीं आया कि आजकल किस तरह से टपोरी नशेड़ी लोग घूमते रहते हैं। हमारी दो बहनें दर दर भटकेंगी, कहीं उनके साथ कुछ बुरा हो गया। वह यह सोच कर भी कांप गई। तो उन्होंने कहा, नीलू, गौरी, तुम दोनों पढ़ना चाहती हो, हम तुम्हें पढ़ाएंगे। यह सुनकर नीलू और गौरी दोनों खुश हो गई। दूसरे ही दिन मालकिन ने नीलू और गौरी का एक अच्छी सी स्कूल में एडमिशन करवा दिया। दोनों बेटियां माँ के साथ मिलकर घर का काम करती और फिर मन लगाकर पढ़ाई भी करती। धीरे धीरे दोनों ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली थी। नीलू, गौरी और माँ को घर छोड़े हुए पूरे 8 साल हो चुके थे। नीलू उसी जिले में एसपी बन गई थी और गौरी एक बहुत बड़ी वकील बन गई थी। उन तीनों की जिंदगी अब पहले से बदल चुकी थी। नीलू, गौरी और माँ अब बंगले में रहा करते थे। बंगले में कई नौकर चाकर थे। नीलू के साथ तो आगे पीछे कई गाड़ियां चला करती थी, क्योंकि वह एसपी जो थी। गौरी भी जानी मानी वकील थी। अब वहीं 8 सालों में रागिनी और पंकज की जिंदगी भी बदल गई थी। वह अपने सास और दोनों नंदों को घर से निकालने के बाद हर वक्त पार्टी के नशे में डूबी रहती। पंकज भी उसी का साथ देता। कभी उसने कंपनी के बारे में, वहां की देख रेख और काम की जानकारी लेने की कोशिश नहीं की। एक दिन रागिनी के पिताजी को हार्ट अटैक आया। हॉस्पिटल जाते जाते उनकी मौत हो गई। उसके बाद एक दिन कंपनी के सीनियर मैनेजर ने रागिनी को बुलाकर एक व्यक्ति से मिलवाया। उस व्यक्ति ने बताया कि वह उसके पिता की कंपनी का पार्टनर है। कंपनी में करोड़ों रुपए का लोन है। यदि यह लोन समय से नहीं भरा गया तो कंपनी डूब जाएगी। रागिनी को भरोसा नहीं हो रहा था कि मेरे पिताजी ने लोन लिया है। वह मान नहीं रही थी और किसी अच्छे वकील की तलाश में निकल पड़ी। उसी अच्छे वकील के नाम पर जब एक लेडीज वकील का पता चला तो रागिनी और पंकज उसके पास पहुंच गए।
वकील के ऑफिस में गई तो गौरी को देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। गौरी भी अपने भैया और भाभी को देखकर पहचान गई। रागिनी ने कहा, हमें इससे अपना काम नहीं करवाना। यह तो पहले ही हमारे प्रति नाराज थी और आज जाकर इसे मौका मिलेगा तो यह हमारी कंपनी को डुबा देगी। वह वहां से अच्छे वकील की तलाश में लगी रही, लेकिन उसके पुराने मैनेजर और उस कंपनी के पार्टनर ने मिलकर कंपनी को बेच दिया और रागिनी से कह दिया कि यदि हम कंपनी बेचने में लेट करते तो हमारा जो पैसा कर्ज है वो ज्यादा हो जाता, फिर हम कंपनी बेच कर भी नहीं चुका पाते। अब रागिनी और पंकज रोड पर आ चुके थे। पंकज की नौकरी भी चली गई थी। एक दिन पंकज नौकरी की तलाश में भटकता हुआ जा रहा था कि उसने अपनी बहन नीलू को कार से जाता हुआ देखा। वह उसका पीछा करने लगा। बंगले के पास जाकर कार रुकी। वह वहां से वापस आकर अपनी पत्नी रागिनी से सब कुछ बताया कि नीलू कितने बड़े बंगले में रहती है, वह बहुत बड़ी अधिकारी बन चुकी है। रागिनी ने कहा, चलो तुम्हारी माँ और बहन है, तुम उनके सामने रोकर गिड़गिड़ा कर उनसे मदद मांगोगे तो वह जरूर कुछ मदद कर देंगी। पंकज और रागिनी दोनों अपनी माँ के बंगले में पहुंच गए। पहले तो उन्हें बाहर रह रहे चौकीदार जाने ही नहीं दे रहे थे कि जब वह लोग बताए कि हम दूसरे शहर से आए हैं, यह हमारी माँ है, हमें इनसे मिलना है। तब चौकीदार ने पूछकर दरवाजा खोला। जैसे ही सामने माँ आई तो रागिनी देखकर चौंक गई। पहले रागिनी के साथ रहते हुए माँ पतली दुबली और पुरानी सूती मैली साड़ी पहनी रहती थी, लेकिन आज महंगी साड़ी, शरीर से हट्टी खट्टी और खिला हुआ चेहरा, उसकी आंखें सर से लेकर पैर तक माँ जी को घूरती ही रह गई। और पंकज जल्दी से माँ के पैरों पर गिर पड़ा। माँ, हमें माफ कर दो, तुम्हारे आने के बाद हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। माँ, हम बहुत परेशान हैं, हमें अंदर आने को नहीं कहोगी? माँ ने कहा, नहीं, हम तुम्हें अंदर आने को नहीं कहेंगे, क्योंकि तुमने जिस हालात में हमें घर से निकाला था, तुम्हारे अंदर और तुम्हारी पत्नी के अंदर जो घमंड था, वह घमंड इस घर के अंदर आने लायक नहीं है। अब रागिनी भी हाथ जोड़कर कहने लगी, माँ जी, हम अब पहले जैसे नहीं रहे, हमारे पिताजी मर चुके हैं, हमारी कंपनी डूब गई, हमें कुछ मदद की जरूरत है। आखिर हम आपके बच्चे हैं, किस बच्चे से गलती नहीं हो जाती, तो क्या माता पिता हमेशा के लिए रूठ जाते हैं? माँ जी ने कहा, तुम दोनों से जब गलती हुई थी, तुम दोनों बच्चे नहीं थे और ना ही तुम्हारी गलती माफी के लायक है। रागिनी को गुस्सा आ गया। वह पंकज से कहती है, यह बुढ़िया जब पहले नहीं सुधरी थी, जब पहले ही इसकी अकड़ भारी थी, अब तो यह बंगले में रहने लगी है, चलो यहाँ से। उसकी आवाज सुन नीलू भी बाहर आ गई और कहने लगी, भाभी खबरदार, अब हम पहले जैसे नहीं रहे। तुम यह मत भूलो कि यह अब एक अधिकारी की माँ, तुमने माँ के साथ बदतमीजी किया तो सिर्फ एक इशारे में तुम दोनों लॉकअप के अंदर नजर आओगे। रागिनी नीलू की बात सुनकर डर गई थी। पंकज भी समझता था कि नियम कानून भी कुछ बड़ी चीज होती है। उसने रागिनी से कहा, चुपचाप यहाँ से चलो। वह अपनी पत्नी को लेकर बाहर आ गया। दोनों के बीच काफी बहस हुई। रागिनी पंकज को दोष देती और पंकज रागिनी को, लेकिन अब नीलू, गौरी और माँ की पूरी जिंदगी बदल चुकी थी और वहीं पर रागिनी और पंकज उस मकान को बेचकर लोगों से लिए हुए कर्ज को चुका दिए और एक छोटे से किराए के मकान में आकर रहने लगे थे। अब तक पंकज और रागिनी को नौकरी नहीं मिली थी। दोनों नौकरी की तलाश में भटक रहे। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। क्या माँ नीलू और गौरी ने अपने भैया भाभी की मदद ना करके अच्छा किया या बुरा? क्या उन्हें सब कुछ भुलाकर अपने भैया और भाभी की मदद करनी चाहिए या नहीं? अपने अनमोल विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।